Dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about public finance. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सार्वजनिक वित्त के बारे में अध्ययन करेंगे। आजकल सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विषय माना जाने लगा है। जब हम सार्वजनिक वित्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि इस विषय की आवश्यकता क्यों महसूस हुई तथा इस विषय का विकास किस प्रकार हुआ। तो जब हम इस विषय के विकास क्रम के बारे में देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि सार्वजनिक वित्त अपने आप में कोई एक नया विषय नहीं है और इसका अध्ययन प्राचीन काल से होता आया है। प्राचीन काल में राज्य का कार्यक्षेत्र और हस्तक्षेप सीमित था। राज्य का कार्य केवल बाह्य आक्रमणों से राज्य को सुरक्षा प्रदान करना तथा राज्य में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना था। अतः प्राचीन काल में सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र भी संकुचित था, परंतु 19वीं शताब्दी के पश्चात इस दिशा में एक नया मोड़ आया। सार्वजनिक जीवन में अब राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक और अनिवार्य समझा जाने लगा। इस समय के जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे, वैगनर, फ्रेडरिक लिस्ट, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर लास्की, जॉन मेनार्ड केन्स, इन सब ने जो परंपरावादी व्यवस्था थी उसे व्यक्तिवाद पर आधारित बताया तथा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की समर्थक बताते हुए अनुपयुक्त बताया और कहा कि सरकारी हस्तक्षेप तथा सरकारी व्यय आवश्यक हैं। और यह उन देशों में तो बहुत ज़रूरी भी था जो औपनिवेशिक कालखंड में किसी न किसी देश के उपनिवेश थे, क्योंकि ये तीसरी दुनिया के गरीब राष्ट्र तब तक अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते थे जब तक इन राष्ट्रों की सरकारें आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका नहीं निभाती। तो वर्तमान समय में जब राज्य के कार्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और लोक कल्याणकारी राज्य की भावना भी मजबूत होती जा रही है, तो सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हो चुका है। वर्तमान समय में राज्य का कार्य केवल सुरक्षा का प्रबंध करना और कानून व न्याय की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे अनेक कल्याणकारी कार्य भी करने होते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जैसे वृद्ध लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन देना, जो गरीब तबके के छात्र हैं उनको शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इस प्रकार अनेक कल्याणकारी कार्य भी राज्यों को करने होते हैं। तो राज्यों के बढ़ते हुए क्रियाकलापों के फलस्वरूप राज्य की आय तथा व्यय के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता अनुभव हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि आज सार्वजनिक वित्त और उसकी समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से एक विषय के रूप में किया जाने लगा। अब हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त का अर्थ। सार्वजनिक वित्त का संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है, सभी प्रकार की सरकारों के आय तथा व्यय से होता है तथा सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत इन सभी प्रकार की सरकारों के आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त अंग्रेजी के पब्लिक फाइनेंस का हिंदी रूपांतरण है। पब्लिक फाइनेंस का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है जनता का वित्त अर्थात लोक वित्त, किंतु पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हम जनता के वित्त का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था है, जो राज्य अथवा सरकारों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अनेक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। इस क्षेत्र में प्रोफेसर डॉल्टन ने बहुत काम किया है। प्रोफेसर डॉल्टन की 1954 में एक बुक आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। उसमें लिखते हैं कि सार्वजनिक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक सत्ताओं या सरकारों के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय से है। तो इस प्रकार डॉल्टन सार्वजनिक वित्त की इस परिभाषा में आय और व्यय के परस्पर समायोजन पर जोर देते हैं, लेकिन इसके लिए वो ये जरूरी नहीं मानते कि आय की जो मात्रा है वो व्यय के बराबर ही हो, बल्कि बजट में बचत भी हो सकती है, घाटा भी हो सकता है। तो दी हुई परिस्थितियों में जो राज्यों को उपयुक्त लगता है, चाहे वो बजट की बचत की मात्रा हो सकती है या घाटे की मात्रा हो सकती है, जिसे सरकार आवश्यक समझे, किंतु उसके पीछे कोई तार्किक कारण होना चाहिए।
आगे हम देखते हैं प्रोफेसर बेस्टेबल की एक परिभाषा है सार्वजनिक वित्त की। बेस्टेबल लिखते हैं कि सार्वजनिक वित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय और व्यय, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन करता है। तो बेस्टेबल भी वही बात कहते हैं जो प्रोफेसर डॉल्टन ने कही, किंतु इसके साथ साथ वो स्टेट को एज ए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर और कंट्रोलर के रूप में भी रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। प्रोफेसर फिंडले सिराज की भी एक लोक वित्त के संबंध में परिभाषा है। प्रोफेसर फिंडले सिराज लिखते हैं कि सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत लोक सत्ताओं के कोषों में वृद्धि एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात राज्य अपनी आय के स्रोत किस प्रकार बढ़ाए, किस प्रकार अपने कोषों में वृद्धि करे तथा जो राजकीय व्यय है उसको लोक कल्याण हेतु किस प्रकार खर्च करे, इन सब से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त में किया जाता है। और भी परिभाषाएं प्रोफेसर जे.के. मेहता ने परिभाषा दी है, मसग्रेव ने बहुत काम किया पब्लिक फाइनेंस में, उनकी भी परिभाषाएं जो आप पुस्तक में उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इन सभी विद्वानों द्वारा दी गई सार्वजनिक वित्त की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वित्त का संबंध सरकारी आय व्यय, वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण व वित्तीय नियंत्रण से है। तो निष्कर्ष रूप से सार्वजनिक वित्त की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त वह विज्ञान है जो सार्वजनिक आय व्यय, ऋण तथा वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण व वित्तीय नियंत्रण के मूल सिद्धांतों का तथा राजकोषीय क्रियाओं व राजकोषीय नीतियों का समाज और आर्थिक व्यवस्था पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक वित्त विभिन्न सरकारों की आय एवं व्यय के तरीकों एवं समायोजन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है और इससे देश का संपूर्ण आर्थिक जीवन प्रभावित होता है, देश का आम आदमी प्रभावित होता है, क्योंकि जो सार्वजनिक वित्त से संबंधित नीतियां वो देश के आम आदमी तक को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि देश का आम आदमी जो राज्य सरकारों के बजट होते हैं, केंद्र सरकारों के बजट होते हैं, उनकी बेसब्री से प्रतीक्षा करता है। क्योंकि उस बजट में जो घोषित होने वाली नीतियां हैं, अर्थात हम पर कितना कर लगेगा या फिर हम पर सरकार कौन कौन सी योजनाओं में कितना रुपया खर्च करेगी, ये सब आम आदमी को प्रभावित करता है, अतः वो उसका इंतजार करता रहता है। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे सार्वजनिक और निजी वित्त में क्या अंतर है। तब तक धन्यवाद।